सो हेलो एवरीवन। अगस्ता एस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। अगस्ता जीएस एकेडमी के माध्यम से जो हमने यहाँ पर अभी मेंस को लेकर जो अभी हमने सेशन शुरू किया है, उस सेशन में हमने लास्ट वीडियो के माध्यम से हमने कंक्लूजन के बारे में कुछ डिस्कस कराया था कि कैसे आंसर में कंक्लूजन लिखा जाए। ये कंक्लूजन शॉर्ट नोट्स वाले में किस प्रकार से लिखा जाए और लॉन्ग क्वेश्चन में किस प्रकार से कंक्लूजन लिखा जाए, इन सारे चीज़ों पर हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कराया था। उसी सिलसिले को आगे लेते हुए आज क्वेश्चन के मेन बॉडी पर हम बात करेंगे कि ये मेन बॉडी होता क्या है, मेन बॉडी में हमें मेन के हिसाब से क्या लिखना चाहिए, कितना फैक्ट का रेशियो होना चाहिए, कितना कॉन्सेप्ट का रेशियो होना चाहिए। इन सारे चीज़ों के बारे में आज के क्लास के माध्यम से हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और कुछ एग्जाम्पल जो हमने लास्ट वीडियो में कुछ एग्जाम्पल हमने लिया था, उन्हीं एग्जाम्पल के माध्यम से ही हम शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन पे डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो आज के सेशन के माध्यम से जो मेन थीम जो है हमारा वो है कि प्रश्न का मुख्य भाग क्या होता है, यानी किसी भी प्रश्न का मेन बॉडी क्या है, इस पे हमें डिस्कस करना है। यह मुख्य भाग शॉर्ट नोट्स में किस प्रकार से हो, ये मुख्य भाग लॉन्ग क्वेश्चन में किस प्रकार से हो, इन सारे चीज़ों पर आज के सेशन के माध्यम से हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन में कितना वर्ड में मेन बॉडी लिखना चाहिए और शॉर्ट नोट्स में कितना वर्ड में मेन बॉडी लिखना चाहिए। तो इन सारे चीज़ों पर हम पीवाईक्यू के माध्यम से यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के माध्यम से हम यहाँ पर कुछ डिस्कस करना चाहेंगे कि ये लॉन्ग बॉडी क्या है। लॉन्ग बॉडी में यानी मेन बॉडी में हमें किन किन वर्डों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने का प्रयास करना चाहिए। क्वेश्चन का जो मेन बॉडी जो होता है, यही आपका मेन बॉडी जो है वो आपका एक बड़ा मार्क्स, जैसे अगर बात करें 8 नंबर के क्वेश्चन में, तो 8 नंबर के क्वेश्चन को अगर हम बांटें तो 1.5 नंबर 2 नंबर अगर लेके चले, 1.5 नंबर ही अगर मान के चलते हैं कि 1.5 नंबर अगर मेरा कंक्लूजन में और 1.5 नंबर इंट्रोडक्शन में अगर मार्क्स मिलता है, तो 5 नंबर की संभावना जो है वो मेन बॉडी के आधार पे होगा। और ये 5 नंबर में अगर आप अच्छा कंटेंट अगर लिखते हैं तो 2.5 से 3 नंबर आप ला सकते हैं, 3 साढ़े 3 नंबर तक भी ला सकते हैं। एक शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चन में अगर आपका 5, साढ़े 5, साढ़े 4 के बीच में अगर नंबर आ रहा है तो इसको मैं एक अच्छा नंबर मान सकता हूँ कि आपने एक अच्छा कंटेंट डाला है, जिस कारण जो है वो आपको ये नंबर मिला है। तो ये कंटेंट कितना होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए, उस कंटेंट में फैक्ट का रेशियो क्या होना चाहिए, इन सारे चीज़ों पर ही हम डिस्कस करेंगे, चाहे वो शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन वाले हो। ठीक है, तो कुछ सम एग्जांपल हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं, उस एग्जांपल को समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे हमने लास्ट सेक्शन में ही एक क्वेश्चन उठाया था इंडियन काउंसिल एक्ट, और इस इंडियन काउंसिल एक्ट में ही हमने कुछ चीज़ों पर बात किया था कि इस इंडियन काउंसिल एक्ट जो 8 नंबर का क्वेश्चन था, जो लास्ट ईयर प्रीलिम्स मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया था, इस 8 नंबर के मार्क्स में जो हमारे क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर तो यही परिचय, मेन बॉडी और निष्कर्ष, ये परिचय, यही आपका मुख्य रूप से अगर देखें तो ये आपका क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है। अब इस क्वेश्चन के स्ट्रक्चर में हमने एक वीडियो के माध्यम से इंट्रोडक्शन पे हमने डिस्कस करा दिया है, आप वीडियो पे जाकर देख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन किस प्रकार से हो। उसका मैंने काफ़ी अच्छी तरह से परिचय में क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, कितने वर्ड का होना चाहिए, थीम क्या होना चाहिए, वो सारे वीडियो में आप दिया हुआ है, आप जाकर उसमें चेक कर सकते हैं। उसी प्रकार से लास्ट वीडियो के माध्यम से हमने निष्कर्ष पे भी एक अच्छी तरह से वीडियो बनाकर अपलोड किया है, आप उसमें निष्कर्ष पे भी देख सकते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन के निष्कर्ष कितने शब्दों में होना चाहिए और लॉन्ग क्वेश्चन के निष्कर्ष कितने शब्दों में होना चाहिए। आज उन्हीं चीज़ों को हम आगे लेकर चल रहे हैं और इसी क्वेश्चन का मुख्य भाग पर हम डिस्कस करेंगे कि मुख्य भाग में क्या क्या होना चाहिए। तो इस मुख्य भाग पे अगर हम बात करें तो इस मुख्य भाग में हमारा जो पार्ट होना चाहिए वो पार्ट इस प्रकार से होना चाहिए। मुख्य भाग में कुछ हमारा फैक्ट का भी पार्ट होना चाहिए और मुख्य भाग में हमारा कॉन्सेप्ट का भी पार्ट होना चाहिए।
अब ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ क्वेश्चन पर कि कितने वर्डों में फैक्ट और कंसेप्ट को डालें। अगर ये देखें तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन का है नहीं, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का फुल लेंथ अगर वर्ड देखें तो 100 से 125 वर्ड आपका ये पूरा रेशियो बनता है। अब इस रेशियो में अगर हम यहाँ पर अगर बात करें कि 15 से 20-25 शब्द अगर इंट्रोडक्शन को लेकर चल रहे हैं, 15 से 20 शब्द अगर हम इंट्रोडक्शन को लेकर चल रहे हैं, तो रेस्ट वर्ड अगर देखें यानी कि अगर मिनिमम अगर लेके चले तो 15 और 20 ही मान के चलते हैं, तो 20-40 शब्द तो आपके पास इधर चला गया। यानी आपके पास जो मेन कंटेंट के लिए जो वर्ड बचा हुआ है वो लमसम अगर देखें तो 70 से 80 शब्द बचा हुआ है। यानी ये मेन बॉडी का जो मेन भाग होना चाहिए, ये 70 से 80 वर्ड में आपका मेन बॉडी तैयार हो जाना चाहिए। और इस मेन बॉडी में 70 से 80 के शब्द में फैक्ट भी होना चाहिए और 70 से 80 के शब्द में कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए, तब जाकर ये आपका एक आंसर कंप्लीट आंसर बनेगा। क्वेश्चन में आपको फैक्ट भी डालना है। अगर आप फैक्ट अगर नहीं डालते हैं, लिमिटेड फैक्ट, तो वो एक क्वेश्चन नहीं बल्कि एक स्टोरी के रूप में निकल कर आ जाएगा। इसलिए हमें कहानी नुमा आंसर नहीं लिखना है, बल्कि तथ्य और तथ्य के आधार पर हमें अपना प्रस्तुतिकरण करना है। इसलिए हमेशा ध्यान में रखिएगा, कम से कम फैक्टों का इस्तेमाल तो हर क्वेश्चन में करने का प्रयास कीजिए। ये वर्ड लिमिट के आधार पर ये फैक्ट डिसाइड करता है। तो ये हमने आपको एक बॉडी स्ट्रक्चर बताया कि इस प्रकार से बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो आपके क्वेश्चन का बनना चाहिए था। अब मैं इसका आंसर फॉर्मेटिंग करना जा रहा हूँ, जो है आपका मुख्य भाग में। इंडियन काउंसिल एक्ट में अगर देखें तो इसके मेन बॉडी में हम क्या क्या पॉइंट को मेंशन कर सकते हैं, इसको इस स्लाइड के माध्यम से यहाँ पे पहले डिस्कस कराना चाहेंगे। कि इसमें अगर हम देखें तो ये जो आपका क्वेश्चन है 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, इस इंडियन काउंसिल एक्ट को अगर हमारा आंसर अगर बना इंडियन काउंसिल एक्ट अगर हम देखें तो ये इंडियन काउंसिल एक्ट में अगर हम मुख्य भाग पर बात करें तो मुख्य भाग को हम कई रूपों में इसको लिख सकते हैं। मुख्य भाग में, तो मुख्य भाग में अगर हम देखें, पहले मैं इसका एक स्ट्रक्चर में तैयार करता हूं। जैसे मुख्य भाग में अगर देखें तो इस मुख्य भाग में जो भी चीज़ें अगर की गई है वो विधायी परिषद के संदर्भ में, ये विधायी परिषद के संदर्भ में ये बात की गई है। अब ये विधायी परिषद अगर देखें तो इस एक्ट के तहत केंद्रीय विधायी परिषद और प्रांतीय विधायी परिषद, इन दोनों के बारे में इस एक्ट के तहत प्रावधान लाया गया था। जैसे केंद्रीय विधायी परिषद में अगर देखें तो सदस्यों की संख्या जो मैक्सिमम जो था आपका 12, उसको बढ़ाकर 1892 के एक्ट के तहत क्या कर दिया गया, सदस्यों की संख्या जो है वो 16 कर दिया गया। ये जो है ये आपका फैक्ट है कि अधिनियम के तहत केंद्रीय विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है वो 16 कर दिया गया, जिसमें से 40% सदस्य जो होंगे वो गैर सरकारी होंगे। गैर सरकारी मतलब नॉन ऑफिशियल यानी भारतीय। तो ये 40% सदस्य जो होंगे ये गैर सरकारी है। तो ये आपके क्वेश्चन का फैक्ट का एक रेशियो जा रहा है कि ये हम फैक्ट के माध्यम से कंटेंट को डालते जा रहे हैं, यानी फैक्ट भी है और कंटेंट भी है। अधिनियम के तहत हमें अगर देखें तो विधायी परिषद की शक्तियों के बारे में भी चर्चा की गई है, जो एक सीमित रूप में शक्ति रहा है। तो ये एक सीमित शक्ति को दर्शाता है। जैसे अगर सीमित शक्ति के रूप में अगर बात करें तो ये एक सीमित शक्ति के रूप में दर्शा रहा है। जैसे अगर सीमित शक्ति के रूप में अगर देखें तो इस अधिनियम के तहत सदस्यों को थोड़ा बहुत अधिकारों में बढ़ोतरी की गई। जैसे सदस्यों को अगर बात करें तो सदस्यों को बजट के संदर्भ में, यानी यहाँ पर बजट के संदर्भ में सदस्य के अधिकार में बढ़ोतरी हुई। मैंने अब भारतीय सदस्य जो है वो बजट के संदर्भ में अपने विचार को प्रस्तुत कर सकते थे। बजट किस प्रकार से पारित हो, कैसा हो, इसके संदर्भ में वो अपना विचार दे सकते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो सीमित शक्तियों के साथ है प्रश्न पूछने का अधिकार, यानी सदस्यों को सीमित
शक्ति के साथ जो है वो वायसराय से प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया है। ये अधिकार प्रांत के गवर्नरों के साथ पर भी लागू होता था, यानी कि सदस्य जो है 6 दिन पूर्व सूचना देकर जो है वो किसी भी सार्वजनिक मामले के संदर्भ में ये प्रश्न पूछ सकते थे। ये और इस सार्वजनिक संबंध में जो भी प्रश्न का जवाब मिलता है उसका पूरक प्रश्न जो है वो सदस्यों को पूछने का अधिकार इस अधिनियम के तहत नहीं थे। तो ये एक्ट अगर हम देखें तो खास तौर पर इसी प्रकार के प्रोविजन को लेकर आया था। तो आप अगर इन सारे शब्दों को, ये जो हमने की पॉइंट बताया है, इन सारे की पॉइंट को अगर आप लिखते हैं तो ये आपका लमसम 60 से 80 शब्दों में ये आपका की पॉइंट का शब्द तैयार हो जाएगा और टू द पॉइंट आप आंसर लिख रहे हैं। इसमें कोई भी इररिलेवेंट चीज को आप जोड़ नहीं रहे हैं, कोई भी अनावश्यक बातों को आप चर्चा नहीं कर रहे हैं, अत्यधिक फैक्ट के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। जितना वर्ड का आंसर बन रहा है, पूछा जा रहा है, उतना वर्ड में आप अपने आंसर को तैयार कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन के मुख्य भाग में किन किन बातों पर जोर दिया गया, तो ये मुख्य भाग में मुख्य रूप से विधायी परिषद की संरचना, शक्तियों की चर्चा जो है इस अधिनियम के तहत की गई है। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधायी परिषद में सदस्यों की संख्या निर्धारित कर दिया गया। सदस्यों की संख्या जो है वो निर्धारित कर दी गई, यानी फिक्स कर दिया गया। जो हमने आपको बताया कि 12 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 16। बट प्रांत में सदस्यों की संख्या जो है वो निर्धारित नहीं थी, यानी प्रांतीय विधायी परिषद में, जैसे आज के संदर्भ में भी आप देखते होंगे कि स्टेट असेंबली में सीट जो है वो हर स्टेट में समान नहीं है। बिहार में एक अलग विधानसभा सीट है, महाराष्ट्र में एक अलग विधानसभा सीट है, उत्तर प्रदेश में एक अलग विधानसभा सीट है। उसी प्रकार से प्रांतीय विधायी परिषद में सदस्यों की सीट जो है निर्धारित नहीं है। विधायी परिषद में सदस्यों का सीट जो है वो निर्धारित नहीं है। तो इस प्रकार से ये प्रांतीय विधायी परिषद में भी रहा। अगर मुख्य बात का और बात करें तो सदस्यों की अधिकार में बढ़ोतरी, जैसे हमने आपको बताया, सदस्यों को बजट के संदर्भ में विचार देने का अधिकार, सदस्यों को सार्वजनिक मामले में प्रश्न पूछने का अधिकार, सार्वजनिक मामले में प्रश्न पूछने का अधिकार, ये अधिकार प्रांतीय विधान परिषद को भी मिला था, यानी प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों को भी ये अधिकार मिला था। तो ये एक क्वेश्चन का इस इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का ये सारे मुख्य भाग है, और ये मुख्य भाग जो है वो एक रिलेवेंट पॉइंट के हिसाब से दर्शाता है। इसमें ना ही अनावश्यक चीजों पर चर्चा किया गया है और ना ही अत्यधिक तथ्यों को बताया गया है। एक सीमित तथा आवश्यक बातों की चर्चा करते हुए हम अपने आंसर को 100 से सवा सौ वर्डों में इसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से 100 से सवा शब्दों में हमारा वर्ड का लिमिट जो है वो इस प्रकार से निकल कर आता है, जो हमने यहाँ पर डिस्कस कराया था। अब एक एग्जाम्पल जो है वो मैं यहाँ पर फिर से लेना चाहूँगा। हाँ, एक अनाउंसमेंट है, मैं फिर से इसका अनाउंसमेंट मैं करना चाह रहा हूँ कि आपका ये प्रज्ञान बैच जो है, ये प्रज्ञान बैच 8 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। ये प्रज्ञान बैच जो है वो आपका GS1 और GS2 को लेकर, कम्प्लीटली GS1 और GS2 को लेकर ये बैच स्टार्ट है। इस बैच का एनरोलमेंट अभी चालू है। आप जाकर गूगल प्ले स्टोर में या OS में जाकर जो है वो ऐप को डाउनलोड कर इस कोर्स को अभी से ही परचेज कर सकते हैं। 8 अक्टूबर से इसका प्रॉपर क्लास शुरू हो जाएगा। ये प्रॉपर क्लास आपका फुल्ली जो है वो BPSC के सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, और ये BPSC के पूर्ण तौर पर जो सिलेबस मेंस में है उसको निर्धारित करते हुए इसे कवर कराया जाएगा। इसमें कुछ एक्सपर्ट फैकल्टीज जो है जो आपको अलग अलग सब्जेक्ट पे
इस पे अपना अपना अध्ययन प्रस्तुत करेंगे। जैसे अगर बात करें तो पूरे हिस्ट्री का सेगमेंट और करंट अफेयर का सेगमेंट हम देखेंगे। आर के दुबे सर जो है वो आपके पॉलिटी का सेगमेंट को कवर करेंगे। विकास सर जिनका एक काफ़ी लंबा अनुभव रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट को कवर करेंगे। असित सर जो है वो आपको ज्योग्राफी का, आनंद सर जो है वो आपका आर्ट एंड कल्चर और निबंध दोनों को देखेंगे, और सत्यम सर जो है वो आपका डीआई का। ये तो कंप्लीट आपका कोर्स है। इस कंप्लीट कोर्स में GS1 और GS2 रहेंगे, जिसमें खास तौर पर क्लास के माध्यम से आंसर राइटिंग प्रोग्राम पर फोकस किया जाएगा। आंसर के हर डायमेंशन को, जैसे अभी मैंने इंडियन काउंसिल एक्ट के बारे में डिस्कस कराया था, उसी प्रकार से हर डायमेंशन को भी डिस्कस कराया जाएगा। साथ ही साथ इस प्रोग्राम से कुछ मेंटोर्स भी जुड़ रहे हैं, जो सेलेक्टेड पर्सन है, जो अपने तैयारी के दौरान उन्होंने क्या क्या चुनौती और फेस किया और किस प्रकार से इन्होंने अपनी सफलता अर्जित किया, ये सारे चीज़ जो है 1-to-1 मेंटोरशिप के माध्यम से ये आपको अपने अनुभव और आपके हर चीज़ों के, हर सवालों का ये जवाब देंगे, जो तैयारी के दौरान आपके लिए एक ऑब्स्टेकल बनकर आता था। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखकर ये अगस्ता GS एकेडमी के माध्यम से ये बैच, प्रज्ञान बैच जो है वो आपका शुरू किया जा रहा है 8 अक्टूबर से। इसके अलावा एक बैच और भी है जो विकास सर का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बैच है। इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये पूरा मेंस को ये कवर करवाएंगे। इनका भी बैच जो है वो 8 अक्टूबर से जो है वो शुरू होने जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर इसको इनरोल कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं और यहाँ पर लेके चल रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में संथाल विद्रोह, ये भी आपका 8 नंबर का है। अब इस 8 नंबर के क्वेश्चन में हम किस प्रकार से इसका एक मेन बॉडी तैयार करें, ये तो वर्ड लिमिट तो हमने आपको बता ही दिया कि इसका भी चूंकि 8 नंबर का है, तो ये आपका वर्ड लिमिट का ये रेशियो है 100 से लेकर 125 वर्ड। इसमें से आपका परिचय का भी वर्ड इसी में इंक्लूड होना चाहिए, कंक्लूजन का भी वर्ड इसी में इंक्लूड होना चाहिए। तो मेन बॉडी में क्या क्या होना चाहिए, तो मेन बॉडी का हमने आपको बताया कि आपका वर्ड का रेशियो जो है वो 60 से 80 शब्दों में होना चाहिए। अब ये 60 से 80 शब्दों में इस मेन बॉडी के थीम में अगर देखें तो इसमें हमें बहुत सारी चीज़ों पर फोकस करना होगा, एक लिमिट के हिसाब से, एक जो वर्ड लिमिट है उस हिसाब से। जैसे संथाल विद्रोह में अगर बात करें तो इससे मुख्य भाग में जो हमारा बनेगा उसमें एक आपका कारण थोड़ा बहुत, यानी इसमें हमें कारण के साथ साथ विद्रोह के स्वरूपों पर भी हमें चर्चा करना होगा आपसे। अब ये ध्यान रखिए, ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग आपके लिए बन जा रहा है कि जब आप कारण और स्वरूप पर जब आते हैं संथाल विद्रोह में, तो इसमें लमसम आपको 300 से 350 कंटेंट वर्ड मिलेगा, जिसके माध्यम से आप इसको लिखेंगे। अब ये 300 350 वर्डों को हम किस प्रकार से हम इसको शॉर्ट में लिखे, ये सबसे ज़्यादा आपके लिए चुनौती है। तो उसी चुनौती को हमें ध्यान में रखते हुए अगर हम इसका आंसर फॉर्मेटिंग करें, इसको एक पेज के माध्यम से पहले डिस्कस करा देते हैं, फिर उसमें आएंगे। जैसे संथाल विद्रोह के संदर्भ में अगर बात करें तो संथाल विद्रोह के शुरू होने का अगर कारण देखें तो कई कारण निकल कर आता है। अब उन कारणों को तो हम पूरा डिटेल में नहीं लिख सकते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन में, लेकिन इन सारे कारणों को एक शब्द में हम इसको डाल देंगे, 1 से 2 लाइन में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे अगर हम इस कारण में देखें तो इस कारण के तहत अगर देखें तो औपनिवेशिक नीति, औपनिवेशिक नीतियों का आरोपण, औपनिवेशिक नीतियों का आरोपण ये संथाल असंतुष्टि को दर्शाता है। इस औपनिवेशिक नीतियों के तहत अगर हम देखें तो विभिन्न करारोपण भूराजस्व नीतियों का आरोपण, और इन नीतियों को आरोपित करने के लिए शोषककारी समूहों का प्रवेश। ये मैं डिटेल में बता रहा हूँ। अब ये सारे चीज़ों को शॉर्ट में कैसे लिखना है ये हम अभी बाद में आएंगे। दूसरा अगर देखें तो इसके कारण में दूसरा अगर देखें तो मिशनरियों का इनके क्षेत्र में प्रवेश, ये मिशनरियों का प्रवेश, ठीक है।
अब ये दोनों अगर हम देखें कि मुख्य रूप से अगर हम ये दो की पॉइंट अगर ले लेते हैं तो इस की पॉइंट के माध्यम से ही हम कम शब्दों में जो है ये इसके कारण पे हम डिस्कस कर देंगे। तो ये जो हमने आपको बताया औपनिवेशिक नीतियों का आरोपण होना, जिसके कई सारे आयाम रहे हैं, ये सारे चीज़ों को लेकर ये सभी जो है ये इनकी एक आधार निकल कर आता है। ठीक है, दूसरा अगर एक और पॉइंट हम इसमें और ले सकते हैं, जैसे इनके जीवन शैली में हस्तक्षेप। जीवन शैली में हस्तक्षेप भी एक असंतुष्टि को दर्शा रहा था। अब ये 3 पॉइंट के आधार पर हम इसके कारण को डिस्कस करवा देंगे शॉर्ट में ही। जैसे औपनिवेशिक नीतियों का आरोपण के तो इतने सारे पॉइंट रहे हैं, अब हमें कम शब्दों में अगर इसको लिखना है तो हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे इसको समझिएगा। जैसे अब हम ये कारण में अगर देखें तो हम ये बता सकते हैं, कारण वाले पॉइंट को अगर हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं जो अभी हमने बताया था, अभी हम कारण वाले पॉइंट में अगर देखें तो हम इसको कम शब्दों में लगभग 20 से 30 शब्दों में ही हम इस कारण को ही शॉर्ट में इसको बता देंगे कि संथाल विद्रोह जो है वो औपनिवेशिक नीतियों के विरुद्ध, औपनिवेशिक औपनिवेशिक नीतियों के विरुद्ध शुरू हुआ विद्रोह था, विरुद्ध शुरू हुआ विद्रोह रहा। ऐसे औपनिवेशिक नीति का, ऐसे औपनिवेशिक नीतियों का निम्न उदाहरण देखा जा सकता है। अब ये जैसे ही आप निम्न उदाहरण आप बता रहे हैं तो ये आपका पॉइंट बाय पॉइंट जो है ये निकल कर आ जाएगा। बस इसको आपको पॉइंट बाय पॉइंट जो है इसको लिख देना है। इन निम्न नीतियों में लिख दीजिए शोषककारी समूह, भूराजस्व नीति, ठीक है, शोषककारी समूहों का प्रवेश, भूराजस्व नीति का आरोपण, विभिन्न कर, मिशनरियों का प्रवेश। अब ये जितना भी आप पॉइंट बाय पॉइंट अगर लिख रहे हैं तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये संथाल असंतुष्टि को दर्शाता है। जस्ट इसके पश्चात हमें पैराग्राफ में आ जाना है और पैराग्राफ में हमें एक लाइन लिंकिंग वर्ड के माध्यम से हम लिख सकते हैं, उपरोक्त आधारों को ध्यान में रखकर सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में ये विद्रोह की शुरुआत हुई। सिद्धू, कान्हू, भैरव चांद के नेतृत्व में विद्रोह की शुरुआत हुई। विद्रोह की शुरुआत, विद्रोह की शुरुआत और फिर विद्रोह की शुरुआत के पश्चात इसके स्वरूप पे भी आप चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, शुरुआत हुई जिसके निम्न स्वरूप देखे जा सकते हैं। अब इसके स्वरूप पे अगर देखें तो इसके स्वरूप में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये सभी चीज जो है वो कम से कम शब्दों में ही आप लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये संथाल विद्रोह का अगर हम स्वरूप अगर देखें तो इसके स्वरूप में तो कई सारे पॉइंट निकल कर आता है, लेकिन हम शॉर्ट में ही अगर इसके स्वरूप में लिखें तो ये स्वरूप में हम कुछ पॉइंट को मेंशन कर सकते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट, जो आपके वर्ड लिमिट को क्या कर देगा, कम कर देगा। यानी आंसर में आपको पॉइंट बाय पॉइंट अगर आप लिख रहे हैं तो आपके वर्ड लिमिट को कम करता है, पैराग्राफ में अगर लिख रहे हैं तो वर्ड लिमिट को बढ़ाता है। तो हमारे आंसर में वर्ड और पैराग्राफ यानी कि पैराग्राफ और पॉइंट बाय पॉइंट दोनों हमारा आंसर का भाव होना चाहिए। तो जैसे इसके स्वरूप में अगर बात करें तो इसके स्वरूप का नंबर 1 पुनर्स्थापनावादी स्वरूप, हिंसक स्वरूप, स्थानीय स्तर का विद्रोह, स्थानीय नेतृत्वकर्ता के रूप में, महिलाओं की भूमिका, मसीहावादी प्रवृत्ति इत्यादि इसके स्वरूपों को दर्शाता है।
अब ये सारे एक रिलेवेंट पॉइंट है जो आपके स्वरूपों को दर्शाता है। इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन हमारा आंसर का वर्ड लिमिट 60 से 80 शब्द ही है, और ये 60 से 80 शब्दों में ही आप इतने सारे पॉइंटों को स्वरूप के रूप में डिस्कस कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर ये कारण हमने बताया, उसी प्रकार से आप स्वरूप में भी आप, जैसे हमने ये बताया कि ये आप पैराग्राफ के माध्यम से इतने सारे चीज़ों को लिखिए, और फिर इसके बताया कि संथाल औपनिवेशिक नीतियों का विभिन्न उदाहरण देखा जा सकता है इस प्रकार से। उसी प्रकार से पैराग्राफ के माध्यम से एक लाइन आप लिखिए कि उपरोक्त आधारों पर सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में 1855-56 के बीच में संथाल विद्रोह की शुरुआत हुई, जिसकी निम्न विशेषता देखा जा सकता है। अब इसी निम्न विशेषता में वो सारे पॉइंट जो अभी हमने बताया था, ये सारे पॉइंटों को यहाँ मेंशन कर दीजिए। पुनर्स्थापनावादी दृष्टिकोण, हिंसक प्रवृत्ति से रहा, स्थानीय स्तर पे रहा, महिलाओं की भूमिका, मसीहावादी प्रवृत्ति, मसीहावादी प्रवृत्ति, ये सभी जो है ये आपको पॉइंट बाय पॉइंट लिखना होगा। तो पॉइंट बाय पॉइंट आप लिखते हैं तब जाके आपके वर्ड लिमिट के अनुसार जो है ये आपका 8 नंबर का आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने 8 नंबर के को लेकर 2 क्वेश्चन को हमने यहाँ पर डील किया, जो 2 क्वेश्चन के माध्यम से हमने बताया कि इन दोनों क्वेश्चन में मेन बॉडी का आधार क्या हो सकता है। इंडियन काउंसिल एक्ट के में हमने मेन बॉडी में उसके प्रोविजनों के बारे में बताया, तो संथाल विद्रोह के मेन बॉडी में हम संथाल असंतुष्टि और संथाल विद्रोह के स्वरूपों पर भी हमने शॉर्ट में चर्चा किया। अब प्रश्न ये बनता है कि अगर बड़ा क्वेश्चन हो तो फिर कैसे लिखा जा सकता है, क्योंकि ये भी एक छोटा क्वेश्चन है। तो ये छोटा क्वेश्चन को अगर छोड़ दें तो इस पे हम आते हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन। और ये लॉन्ग क्वेश्चन जैसे हमने लास्ट में हमने इस पे निष्कर्ष पे डिस्कस कराया था, तो इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पर मुख्य भाग यानी मेन बॉडी में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम क्या लिखें। अब यहाँ पर एक लॉन्ग क्वेश्चन पे हम डिस्कस करा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि 8 नंबर के हिसाब से तो हमने जान लिया कि किस प्रकार से आंसर लिखा जा सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन में मेन बॉडी में क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का वर्ड लिमिट अगर देखें तो आपके पास वर्ड लिमिट है 400 से 450 वर्ड, ये आपका वर्ड लिमिट है। अब इस वर्ड लिमिट में अगर देखें तो मेन बॉडी का मेरा वर्ड लिमिट क्या होना चाहिए, तो अप्रोप्रिएट अगर देखें तो 300 से 400, 250, 300, 400 ये आपका वर्ड लिमिट है। यानी आपका मेन बॉडी में जो है ये वर्ड का इतना पार्ट होना ही चाहिए, रेस्ट पार्ट जो है वो आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन का वर्ड लिमिट होना चाहिए। ये आपका वर्ड लिमिट का ये दायरा हमने बताया। अब इस मेन बॉडी को में आपको दिमाग में लेके चलना है कि हमें मेन बॉडी 300-400 वर्डों में ही लिखना है। इससे ज़्यादा अगर आप लिख रहे हैं तो आप उसको कवर नहीं कर पाएगा, क्वेश्चन आपका छूट जाएगा एग्जामिनेशन में। 3 घंटे में सारे क्वेश्चन लिखना होगा, अगर इसी में ज़्यादा, क्योंकि इसमें चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा लिख सकते हैं, 600-700 वर्डों में भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन कंटेंट हमें वर्ड के हिसाब से और समय के हिसाब से लिखना है। तो हमारे पास मेन बॉडी का कंटेंट इतना फिक्स है, 300 से 400 बीच में ही मेन बॉडी को हमको निर्धारित करना है। अब डिसाइड करता है कि मेन बॉडी में क्या लिखें। अब यहाँ पर मेन बॉडी पर हमें बात करना है कि इस क्वेश्चन का मेन बॉडी क्या है। तो इस क्वेश्चन का अगर मेन बॉडी देखें तो इस क्वेश्चन का 2 मेन बॉडी निकल कर आ रहा है। एक तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि चंपारण नील आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह का मूल्यांकन कीजिए, और दूसरा एक क्वेश्चन इसी में ऐड ऑन कर रहा है कि इसने इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को, इंडियन नेशनल मूवमेंट को किस प्रकार से प्रभावित किया, किया। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन का एक डिमांड है कि चंपारण सत्याग्रह ने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष को किस प्रकार से प्रभावित किया। यानी जो हमने वर्ड डायमेंशन तय किया था, वर्ड लिमिट जो हमने तय किया था 300 से 400, इस वर्ड लिमिट में हमारा 2 डायमेंशन बन रहा है, एक चंपारण सत्याग्रह का मूल्यांकन और दूसरा राष्ट्रीय आंदोलन पर इसका प्रभाव। अब इसका फॉर्मेटिंग इसका करने जा रहे हैं। जैसे इस क्वेश्चन का जो एक डिमांड था वो आपका ये था, चंपारण सत्याग्रह का मूल्यांकन प्लस स्वतंत्रता संघर्ष में प्रभाव, स्वतंत्रता संघर्ष में प्रभाव।
ये दो जो है, ये मेरा आंसर है, और इन दोनों का वर्ड लिमिट जो है वो आपके पास ये है, 300 से 400 वर्ड। अब ये 300 से 400 वर्डों में इन दोनों डायमेंशन को आपको लिखना है। ये दोनों डायमेंशन को आपको किस प्रकार से लिखना है, यही आपको सुनना है। अब इस डायमेंशन को अगर हम आज इसको तोड़ते हैं तो इसको समझिएगा, ये जैसे चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह के संदर्भ में ये पूछ रहा है इसका मूल्यांकन। अब ये मूल्यांकन अगर पूछ रहा है तो हम इसका आंसर कैसे तैयार कर रहे हैं इसको समझिएगा। जैसे अगर हम देखें तो एक तो हमें बताना ही पड़ जाएगा, थोड़ा सा बेसिक एक इंट्रोडक्शन में इसकी चंपारण सत्याग्रह का कारण ही बताना ही पड़ेगा, क्योंकि कारण तो पूछ नहीं रहा है, ये इसका मूल्यांकन यानी इस आंदोलन का क्या क्या मूल्यांकन निकल कर आया, इसके संदर्भ में हमें डिस्कस करना होगा। तो ये तो इसमें अगर हम देखें तो एक शॉर्ट में अगर हम देखें तो थोड़ा लिख सकते हैं कि चंपारण सत्याग्रह मुख्यतः तिनकटिया पद्धति के खिलाफ, तिनकटिया पद्धति के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ सत्याग्रह था। गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ सत्याग्रह था। इस पद्धति के तहत आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि इस पद्धति के तहत किसानों से जबरन अपने भूमि का एक निश्चित भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इस नील की खेती से चंपारण के किसानों में काफी असंतुष्टि उभर रही थी, जैसे भूमि की उर्वरता में कमी आना। अब ये सारे पॉइंट को बताना, ये आप पैराग्राफ में इसको लेके चलिए, ये पैराग्राफ में इसको लाइन को आगे लेके चलिए कि तिनकटिया पद्धति के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ सत्याग्रह, जो एक निश्चित भूमि पर जबरन नील की खेती कराया जाता था, जिससे किसानों में निम्न प्रकार की असंतुष्टि उभर रहा था, जैसे उचित मजदूरी नहीं मिलना, भूमि की उर्वरता में कमी आना, इसके अलावा किसानों पर अतिरिक्त कर की बोझ डालना। इन तमाम आधारों पर चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व में इस सत्याग्रह की शुरुआत। इस सत्याग्रह का स्वरूप अगर देखें तो इस सत्याग्रह के माध्यम से गांधीवादी विचारधारा, गांधीवादी रणनीति, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का जुड़ाव, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का जुड़ाव, कृषक लामबंदी, समिति सम्मेलन का आयोजन इत्यादि। ये समिति सम्मेलन का आयोजन, ये सब रिलेवेंट पॉइंट हम बता रहे हैं, ये सारे चीज समिति सम्मेलन का इत्यादि। परिणामतः जो है ब्रिटिश पर दबाव बना और चंपारण एग्रेरियन कमेटी के तहत नील की खेती की समाप्ति की गई। तो ये चंपारण सत्याग्रह के मूल्यांकन का एक पक्ष हुआ। अब मूल्यांकन का दूसरा पक्ष आपका बचा हुआ है कि इस सत्याग्रह ने क्या किया, कृषक वर्गीय चेतना को जागृत किया। इस सत्याग्रह ने कृषक संगठनों को बढ़ावा दिया। इस सत्याग्रह ने कृषक आंदोलन को जन्म दिया, कृषक आंदोलन को जन्म दिया। ये सभी चीज जो है ये चंपारण सत्याग्रह के मूल्यांकन का निकल कर आता है। तो ये आपका 400 वर्डों में, ये आपका कम से कम 250 शब्दों में इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा, जिसमें एक पार्ट आपका बन गया ये एक कारण, दूसरा पार्ट अगर देखें तो ये इसके स्वरूप, और तीसरा पॉइंट अगर देखें तो ये मूल्यांकन है। और ये तीनों 1 + 2 + 3, ये तीनों का अगर वर्ड लिमिट देखें तो आपको इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी क्वेश्चन का एक पार्ट छूटा हुआ है, यानी 200 से 250 शब्दों में ही आपको ये डायमेंशन बनाना पड़ेगा। दूसरा अगर क्वेश्चन का डायमेंशन अगर देखें तो ये एक पूछ रहा है, ये स्वतंत्रता संघर्ष पर प्रभाव। अब ये रेस्ट वर्डों में आप इसको लिख सकते हैं, 150-200 शब्दों में आप इसको लिख सकते हैं, तब जाकर आपका जो है वो कंप्लीट आंसर बनेगा। तो यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम में क्या प्रभाव पड़ेगा, अब इसको समझिएगा इस चीजों को लेकर। जैसे एक क्वेश्चन का डायमेंशन तो आपका ये बन गया, एक क्वेश्चन का डायमेंशन जो अभी हमने बताया
इन सारे चीज़ों को अगर आप लिख रहे हैं तो ये आपका 200 से 250 शब्दों में होना चाहिए। अब ये जो स्वतंत्रता संग्राम वाला जो बात कर रहे हैं, इस स्वतंत्रता संग्राम में हम कैसे लिख सकते हैं कि इस प्रकार से आप इसमें पैराग्राफ पॉइंट दोनों बना के लिख सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर पॉइंट बना के लिख रहे हैं तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि चंपारण सत्याग्रह ने स्वतंत्रता संघर्ष चंपारण सत्याग्रह ने स्वतंत्रता संघर्ष के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ, मील का पत्थर साबित हुआ, पत्थर साबित हुआ, जिसके हुआ जिसके कुछ उदाहरण देखे जा सकते हैं। जैसे इस तरह से पॉइंट में करके आप इसके उदाहरण दे सकते हैं। जैसे राष्ट्रीय आंदोलन में राष्ट्रीय आंदोलन का सामाजिक आधार का विस्तार, सामाजिक आधार का विस्तार। अब इसको एक्सप्लेन कीजिए कि चंपारण सत्याग्रह के पश्चात कांग्रेस से किसान, महिलाएं, श्रमिक सभी लोगों का जुड़ाव हुआ और भविष्य में जो राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई, चाहे वो असहयोग आंदोलन है, चाहे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन हो, उन सारे आंदोलनों में ऐसे सामाजिक आधार से जुड़े हुए लोग, ऐसे सामाजिक वर्गों का भी जुड़ाव राष्ट्रीय आंदोलन पर देखा गया, जो स्वतंत्रता संघर्ष में अपनी भूमिका को दर्शाता है। दूसरा उसमें डाल सकते हैं कि रचनात्मक कार्यक्रम। अब इसमें ये डाल सकते हैं कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने जिस प्रकार से रचनात्मक कार्यक्रमों का उदाहरण प्रस्तुत किया, इस प्रकार के समस्त रचनात्मक कार्यक्रम का उदाहरण जो है वो हम असहयोग, सविनय, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी देखते हैं। तो ये आप इसका एक बता सकते हैं। तीसरा आप बता सकते हैं सिद्धांत परक राजनीति की शुरुआत। गांधी जी ने जिस प्रकार से सत्य, अहिंसा जैसे चीजों पर जोर दिया, इसने क्या किया कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में एक सैद्धांतिक राजनीति की शुरुआत हुई और ये सैद्धांतिक राजनीति के आधार पर ही हमें एक नैतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई। तो ये हम बता सकते हैं कि सैद्धांतिक राजनीति की शुरुआत भी कहीं ना कहीं चंपारण सत्याग्रह के माध्यम से हुआ। आगे गांधी जी इस सैद्धांतिक राजनीति का प्रयोग कांग्रेस के मंच से किए और कांग्रेस के विभिन्न आंदोलनों में अपने नैतिकता पर एक सिद्धांत को उन्होंने प्रस्तुत किया और एक हमारा स्वतंत्रता जो है वो एक नैतिक आधारित स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई। तो ये सारे चीज जो है आप भाषाई रूप में आप दीजिएगा तो ये आपका निकल कर आ जाएगा। जैसे तीसरा एक जैसे लक्ष्यों की स्पष्टता, ये भी आप बता सकते हैं। तो इसमें भी आप बता सकते हैं कि चंपारण सत्याग्रह में जिस प्रकार से लक्ष्य निर्धारित थे कि तिनकटिया पद्धति की समाप्ति और शोषण से मुक्ति कराना ही गांधी जी का एकमात्र लक्ष्य था, तो इसी लक्ष्य को लेकर वो भविष्य में राष्ट्रीय आंदोलन में भी लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, चाहे वो असहयोग आंदोलन के संदर्भ में लक्ष्य हो स्वराज की प्राप्ति, चाहे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में लक्ष्य हो पूर्ण स्वराज की प्राप्ति। तो इस प्रकार अगर आप इसको लिखते हैं तो 100 से 150 शब्दों में आप एक अच्छा स्वतंत्रता संग्राम वाले पॉइंट को लिखेंगे जो रिलेवेंट पॉइंट है। ये सभी जो है वो रिलेवेंट पॉइंट है। तो हमने इस प्रकार बड़े स्ट्रक्चर में हमने दो चीज़ों पे फोकस किया। एक चंपारण सत्याग्रह का जो ये क्वेश्चन का डिमांड था कि चंपारण नील आंदोलन का मूल्यांकन कीजिए, ये डिमांड नंबर 1, ये क्वेश्चन का डिमांड 1। और दूसरा है कि स्वतंत्रता संघर्ष पर इसका प्रभाव क्या पड़ा, ये आपका क्वेश्चन का दूसरा डिमांड है, ये डिमांड नंबर 2। इन दोनों को आपको 300 से 400 शब्दों में लिखना है, जिसमें हमने पहला डिमांड नंबर 1 को चंपारण सत्याग्रह के संदर्भ में ये सारा बताया कि इसमें आपको सारी चीज़ों को लिखना है कि इसमें से शुरू होने के कारण ये वाले पॉइंट हुए, इसमें चंपारण सत्याग्रह के शुरू होने वाले कारण, चंपारण सत्याग्रह का स्वरूप और चंपारण सत्याग्रह का मूल्यांकन। फिर हमने इसको स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में हमने डिस्कस कराया कि इस प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम ने में इसमें किस प्रकार से आधारशिला को तैयार किया, ये सारी चीज। तो आज के सेशन के माध्यम से हमने क्वेश्चन के मेन बॉडी के बारे में डिस्कस कराया कि मेन बॉडी में किन किन बातों पर हमें फोकस करना चाहिए, क्या क्या रिलेवेंट कंटेंट होना चाहिए, शॉर्ट नोट्स में कंटेंट क्या होना चाहिए, लॉन्ग क्वेश्चन में क्या क्या कंटेंट होना चाहिए। इन सारे चीज़ों पर हमने आज के सेशन के माध्यम से इसको डिस्कस कराया है। यह सेशन जो है वो आपके मेंस के एग्जामिनेशन को ध्यान में लेकर तैयार कराया जा रहा है ताकि आपका मेन जो है वो काफ़ी बेहतर हो। इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर हमारा एक बैच
मैं फिर से इसको एक बार रिकॉल करवा दूं कि अगस्ता जीएस एकेडमी का एक बैच जो है वो फुल्ली मेंस ओरिएंटेड बैच जो है वो 8 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है, जिसमें एक्सपर्ट फैकल्टीज के माध्यम से ऐसे आंसर राइटिंग फॉर्मुलेशन के माध्यम से आपकी क्लासेस लेंगे, जिसमें हर क्वेश्चन के डायमेंशन को एक बारीकी से डिस्कस कराएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इस सेशन को अगर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो के माध्यम से हम आंसर राइटिंग प्रोग्राम में एक और आयाम को लेकर आएंगे। अभी तक हमने आंसर राइटिंग प्रोग्राम में 3 आयामों पर डिस्कस कराया है, जिसमें इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और मेन बॉडी। अब नेक्स्ट आयाम में हम बताएंगे कि हिस्ट्री के क्वेश्चन में मैप का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, फ्लो चार्ट का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, वर्ड लिमिट हम किस प्रकार से निर्धारित करें, शब्द सीमा हमारे क्या होना चाहिए, इन सारे चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। और एक और बताएंगे कि प्रश्नों के डिमांड को हम कैसे समझें। इन सारे आधार पर ही हम नेक्स्ट सेशन पे इसको डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।